नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर कलाकार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके राजा रवि वर्मा से लेकर जो बंगाल शैली के कलाकार हैं, लगभग सभी कलाकार से प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो लगभग आपके 200 से 250 प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि यह जो क्लास है यह मैराथन क्लास है। ठीक है, तो इसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, और ये पूरे अगर आप वीडियो देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ राजा रवि वर्मा और बंगाल शैली से आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आपके बेसिक प्रश्न से लेके नए प्रश्नों तक सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिक प्रश्न से लेके आपको नए प्रश्न भी देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो पता लगा मैं लास्ट में अच्छे प्रश्न कराया हूँ, नया प्रश्न, तो आप वो फिर छूट जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए। मैं खुद कम से कम समय में ज़्यादा प्रश्न करा रहा हूँ। ठीक है, कम से कम समय में ज़्यादा प्रश्न। मैंने कल भी कहा था कि जॉब पाना बड़ी बात नहीं, कम उम्र में जॉब पाना वो बड़ी बात है। ठीक, उसी प्रकार प्रश्न को बता रहा हूँ, कम समय में ज़्यादा करवाना बड़ी बात है। ठीक है, अगर ज़्यादा समय में कम प्रश्न करवाने का मतलब सिर्फ समय का बर्बादी। ठीक है, तो आप देखे होंगे पूरे यूट्यूब चैनल पे जितने कम समय में मैं 125 क्वेश्चन करवाता हूँ, कोई नहीं करवाता पूरे यूट्यूब चैनल पे। और आप ये भी देखे होंगे कि मेरे जो प्रश्न होते हैं आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिलता है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट से होता है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि यह वीडियो आज की जो क्लास है थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैराथन क्लास है। मैराथन में आप सब लोग जानते हैं कि भैया ये दौड़ लंबी होती है। ठीक है, सफलता पाना है तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये लगेगा कि नहीं मैं क्या वीडियो देखूँ, तो फिर आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है थोड़ा सा हम और स्पीड से चलेंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, चलिए। भारत में सबसे पहले तैल रंग में काम करने वाले चित्रकार कौन है दोस्तों? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न। भले आपको लग रहा होगा कि सर ये तो प्रश्न आसान है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट से सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये जितने प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट से सभी महत्वपूर्ण हैं। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा दोस्तों। ठीक है, मैंने इसलिए प्रश्न लिया हूँ राजा रवि वर्मा से बहुत सारे, क्योंकि बेसिक से लेकर नए प्रश्न तक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या बात करते हैं दो की। बीड़ा के साथ मालाबार युक्ति चित्र किस कलाकार ने बनाया है? तो याद रखिए राजा रवि वर्मा का चित्र है। प्रश्न संख्या 3, प्रसिद्ध तैलचित्र हंस और दमयंती चित्र किस कलाकार ने बनाया है दोस्तों? याद रखिए राजा रवि वर्मा। प्रश्न संख्या 4, कैद में स्त्री चित्र किस कलाकार ने बनाया है? तो याद रखिए राजा रवि वर्मा। प्रश्न संख्या 6, शकुंतला अपनी सखियों के साथ, देखिए आपको नए प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। शकुंतला अपने सखियों के साथ चित्र शीर्षक चित्र राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम में बनाया है? प्रश्न संख्या 5 का याद रखिए किस माध्यम में? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, तैल रंग माध्यम में। प्रश्न संख्या 6, विख्यात चित्र हरिश्चंद्र और तारामती के चित्र किस कलाकार ने बनाया है? तो याद रखिए राजा रवि वर्मा ने बनाया है। प्रश्न संख्या 7, किस कलाकार का संबंध त्रावणकोर के राजघराने से था? याद रखिए प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। प्रश्न संख्या 8, राजा रवि वर्मा का निधन किस वर्ष हुआ था? तो राजा रवि वर्मा का निधन हुआ था 1906 में। प्रश्न संख्या 9,
प्रथम भारतीय चित्रकार जिनकी रचनाएं विशुद्ध भारतीय, संवेदनशील, साथ ही यूरोपीय तकनीकों को संलयन के सर्वोत्तम उदाहरण में से एक है। प्रश्न संख्या 9 का तो क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, आम जनता के लिए अपने चित्रों की सस्ती लिथोग्राफी बनाने के लिए उल्लेखनीय चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? याद रखिए, राजा रवि वर्मा को जाना जाता है लिथोग्राफी के लिए, जो सस्ती लिथोग्राफी में भी इनकी पेंटिंगें बिकती थी। चलिए, प्रश्न संख्या 11, प्रसिद्ध चित्र नायर लेडी अपने बालों को सजाते हुए पेंटिंग किस कलाकार की है? प्रश्न संख्या 11 का याद रखिए, राजा रवि वर्मा। प्रश्न संख्या 12, भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता किसे कहा जाता है? या पॉपुलर कला दोस्तों याद रखिए, या आपके कौन से पॉपुलर कला के रूप में किसे जाना जाता है? याद रखिए आपके राजा रवि वर्मा को। ठीक है, किसे? राजा रवि वर्मा का आंसर आपका ए हो जाएगा। राजा रवि वर्मा के अलावा भूपेन खक्कर को भी जाना जाता है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 13, दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला किसकी कृति है? तो राजा रवि वर्मा की है। प्रश्न संख्या 14, भारत में अपने चित्रों के लिए किसने सर्वप्रथम मॉडलों का इस्तेमाल किया था? याद रखिए, मॉडलों का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? प्रश्न संख्या 14 का याद रखिए, राजा रवि वर्मा ने किया था दोस्तों। मॉडलों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजा रवि वर्मा। प्रश्न संख्या 15, किसने राजा रवि वर्मा पर भारतीय काव्य की? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, यह जो प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है, याद रखें। पूछा है कि राजा रवि वर्मा की चित्रकला पर किसने भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप लगाया था? देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप लगाया था किस कलाकार ने? प्रश्न संख्या 15। और आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह जो प्रश्न है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ दोस्तों, सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रश्न और नए मिलेंगे। तो याद रखिए, इसके अतिरिक्त मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें राजा रवि वर्मा से, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि सारी चीज़ें लिखना संभव नहीं होता है मेरे लिए, क्योंकि मोबाइल पर सारी चीज़ें लिख पाना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अब बता रहा हूं कि प्रश्न संख्या 15 का, तो भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप किसने लगाया? तो प्रश्न संख्या 15 का, तो देखिए इसका अगर आंसर हो जाएगा तो E.B. हैबल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या? E.B. हैबल। अब आप सुनिए ध्यान से, E.B. हैबल ने इन्हें फुटपाती चित्रकार कहा है, यह भी याद रखें। इनको चित्रों पर हम बात करते हैं, काव्यता का अभाव बताया है तो E.B. हैबल ने बताया है इनके चित्रों पर। ठीक है, या मूल भावना से हटने का आरोप किसने बताया? तो E.B. हैबल। फुटपाती चित्रकार किसने कहा? तो E.B. हैबल। याद रखिए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनके चित्रों को नाटकीयता से संबंधित किसने बताया है, अभाव बताया है, तो याद रखिए अनंत कुमार स्वामी ने बताया है। जबकि अगर हम बात करते हैं इनके जो चित्र थे, चित्र को देखने के बाद इनकी आलोचना की गई कि इनके चित्रों के इतने हल्के रंग है कि मूल विषय को समझना बड़ा कठिन है। तो किसने कहा था? अनंत कुमार स्वामी। ठीक है, अनंत कुमार स्वामी ने कहा था। फिर इनकी चित्रकला को देखकर किसने कहा था? विक्टोरियन इंडियन शैली कहा था, तो याद रखिए जया अप्पा स्वामी थे। कौन? जया अप्पा स्वामी। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं जो राजा रवि वर्मा के एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, ए वोमेन होल्डिंग ए फ्रूट तैल रंग में आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, चित्रकार कौन है? तो प्रश्न संख्या 17 का, तो याद रखिए राजा रवि वर्मा है। ठीक है, कौन सी पेंटिंग है? ए वोमेन होल्डिंग ए फ्रूट। प्रश्न संख्या 18, किस कलाकार ने ब्रिटिश अकादमी परंपरा का अनुसरण किया था? किस कलाकार ने ब्रिटिश अकादमी परंपरा का अनुसरण किया था, नकल किया था? प्रश्न संख्या 18। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा।
प्रथम कलाकार थे जिन्होंने यूरोपीय शैली में कार्य किए थे। चलिए प्रश्न संख्या 19, 1819 में किस महान कलाकार की कृति, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए। 1819 में किस कलाकार की कृति सैरंध्री को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरव पुरस्कार मिला था? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह जो प्रश्न आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। याद रखिए कब पहला चीज तो 1891 याद रखिए, गौरवशाली बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार इन्हें कब मिला था? 1891 में। एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है किस कलाकृति पे मिला था? तो याद रखिए सैरंध्री कलाकृति पे मिला था इन्हें। दो प्रश्न हो गया था, ठीक है। और किससे मिला था? राजा रवि वर्मा को। तो सारी चीज़ें देखिए एक एक चीज प्रश्न आपको क्लियर करते हुए चल रहे हैं कि जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर रहे कि राजा रवि वर्मा से प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। चलिए राजा रवि वर्मा से संबंधित और सारे इनके जो पुरस्कार थे 1880 में याद रखिए, 1880 में, 1873 में, सारी चीज़ें याद रखिए आप लोग एग्जाम के पॉइंट से, ठीक है। अगर हम बातें करते हैं तो 1873 में बात करते हैं तो योग्यता प्रमाण पत्र मिला था कब? 1873 में, याद रखिए योग्यता प्रमाण पत्र। वही बात करते हैं हम 1800 अगर 66 की बात करते हैं तो याद रखिए इन्हें क्या मिला था? ऑनर ऑफ बंगाल की उपाधि मिली थी। 1880 में हम बात करते हैं, फिर 1880 में इन्हें गायकवाड़ का सम्मान मिला था। ये सारी चीज़ें याद रखिए। 1904 में कैसर हिंद की उपाधि मिली थी दोस्तों। ये सभी चीज़ें इनसे रिलेटेड याद रखिए कि अगर राजा रवि वर्मा से प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप ये करिए कि आपका गलत ना हो दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें एक एक प्रश्न को करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20, रावण द्वारा सीता का अपहरण चित्र किस कलाकार ने बनाया है? तो याद रखिए राजा रवि वर्मा को, ठीक है। रावण द्वारा सीता का अपहरण चित्र किस कलाकार ने बनाया है? तो राजा रवि वर्मा दोस्तों। अभी आपको ये प्रश्न आसान लग रहा है इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में फीड हो गया कि राजा रवि वर्मा से ही टॉपिक से प्रश्न करा रहे हैं। लेकिन जब यही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में आएगा, उसमें ऑप्शन में शैलेंद्र नाथ दे देगा, अब्दुल रहमान चुगताई देगा और आपके रवि शंकर दे देगा, तो इस चीज़ों को आप कन्फ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न को आप ऐसा ना समझिए कि बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि अभी राजा रवि वर्मा करा रहे हैं, लेकिन जब यही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में आएगा तो आप गलत करने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए आप लोग कि प्रश्न इतने आसान है, ठीक है। जितने प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राजा रवि वर्मा हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21, शकुंतला वियोग तैल चित्र किस कलाकार ने बनाया है? प्रश्न संख्या 21 का याद रखिए राजा रवि वर्मा। प्रश्न संख्या 22, राजा रवि वर्मा द्वारा अंकित महाराष्ट्रीय बोमेन चित्र कहाँ सुरक्षित है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया ना, याद रखें कि महाराष्ट्र के महिलाओं का इन्होंने चित्र बनाया था, ठीक है। याद रखें राजा रवि वर्मा ने महाराष्ट्र की महिलाओं को इन्होंने आदर्श के रूप में चित्रण बनाए थे। तो याद रखें कहाँ सुरक्षित है? 22 नंबर का, तो ठीक है। याद रखें राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 23, पहले कलाकार जिन्होंने पौराणिक और धार्मिक आख्यानों से संबंधित चित्रण किया तो राजा रवि वर्मा ने किया था। प्रश्न संख्या 24, किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है? तो याद रखिए राजा रवि वर्मा के साथ कभी ऑप्शन में ना हो तो भूपेन खक्कर को भी कहा जाता है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 24 का क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। प्रश्न संख्या 25, मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो मानस यात्रा जो काव्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजा रवि वर्मा है दोस्तों, याद रखिए। प्रश्न संख्या 26, नाथूराम शर्मा ने किस चित्रकार के चित्रों से प्रभावित होकर कविताएं लिखी जो सरस्वती के अंकों में छपी थी? याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाथूराम शर्मा
या शंकर किस चित्रकार के चित्रों से प्रभावित होकर कविताएं लिखी जो सरस्वती के अंकों में छपी? तो प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रश्न याद रखिए। किसने लिखा था? तो नाथूराम शर्मा या शंकर। ठीक है, किस पत्रिका में? तो याद रखिए सरस्वती के अंकों में छपी थी। प्रश्न संख्या 26 का। तो किसका ये था? राजा रवि वर्मा की चित्र श्रृंखला थी। प्रश्न संख्या 27, किस कलाकार को एशिया का रेम्ब्रांड कहा जाता है? किस कलाकार को एशिया का रेम्ब्रांड कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा को एशिया का रेम्ब्रांड कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए राजा रवि वर्मा को एशिया का रेम्ब्रांड कहा जाता है। चलिए, इसके अलावा राजा रवि वर्मा को अगर हम बात करते हैं, राजा रवि वर्मा को, तो याद रखिए बहुत सारे इनकी उपाधियां हैं राजा रवि वर्मा के। राजा रवि वर्मा को भारत का वो कहा जाता है राजकुमार। ठीक है, भारत के इनको राजकुमार भी कहा जाता है, एशिया का रेम्ब्रांड कहा जाता है। याद रखिए जो बताने वाले थे, पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए इन्हें पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्व का राफेल भी कहा जाता है राजा रवि वर्मा को। ठीक है, चलिए याद रखिए। प्रश्न संख्या बात करते हैं 28, किस चित्रकार ने कभी विदेश की यात्रा नहीं की है? दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, किस कलाकार ने कभी विदेश की यात्रा नहीं की है? तो याद रखिए राजा रवि वर्मा। प्रश्न संख्या 29, राजा रवि वर्मा द्वारा रचित स्टोनलेन इंटरव्यू व डिसअपॉइंटिंग न्यूज कहाँ संग्रहित है? स्टोलन इंटरव्यू व डिसअपॉइंटिंग न्यूज कहाँ संग्रहित है? प्रश्न संख्या 29 का। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। ठीक है, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 30, राजा रवि वर्मा लिथोग्राफी प्रेस में अपने चित्रों को किस तकनीकी में छपवाया? तो किस तकनीकी में छपवाया? तो याद रखिए ओलियोग्राफी। ठीक है, ओलियोग्राफी में। प्रश्न संख्या 31, चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहित किया था? प्रश्न संख्या 31 का। याद रखिए महत्वपूर्ण है, राजा रवि वर्मा को किसने प्रोत्साहित किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए किसने प्रोत्साहित किया था? तो अंग्रेजी शासन ने इनको प्रोत्साहित किया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, राजा रवि वर्मा के चित्र किस कला शैली पर आधारित है? किस कला शैली पर आधारित है? तो याद रखिए यथार्थवादी कला शैली में आधारित है। प्रश्न संख्या 33, राजा रवि वर्मा के छापा चित्र को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 33, तो कहा जाता ओलियोग्राफ्स या ओलियोग्राफी। ठीक। प्रश्न संख्या 34, मोहिनी झूले पर पेंटिंग किसकी है और कब बनाए थे? तो याद रखिए 1896 में राजा रवि वर्मा ने बनाया था। प्रश्न संख्या 34 का। ठीक है, राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था? तो 1896 में मोहिनी झूले पर। महत्वपूर्ण इनकी कलाकृति है, याद रखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 35 के। निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा छापाकार नहीं है? तो राजा रवि वर्मा छापाकार प्रिंट मेकर नहीं है। ठीक। प्रश्न संख्या बात करते हैं हम 36 की। निम्नलिखित में से किसके सहयोग से भारत में ओलियोग्राफ प्रिंटिंग तकनीकी की शुरुआत राजा रवि वर्मा ने की थी? राजा रवि वर्मा ने किसकी सहायता से इन्होंने ओलियोग्राफी प्रिंटिंग की शुरुआत की थी? प्रश्न संख्या 36 का। तो याद रखिए
जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, जो इन्होंने प्रिंट मेकिंग मशीन मंगाए थे ओलियोग्राफी प्रिंट करने के लिए, वह दोस्तों कहाँ से मंगाए थे? तो जर्मनी से मंगाए थे। ठीक है, कहाँ से? जर्मनी से इन्होंने मंगाया था। और याद रखिए जर्मनी से इन्होंने जो मंगाई थी पेंटिंग, ठीक है, राजा रवि वर्मा ने पेंटिंग जो मशीन मंगाए थे कहाँ से? तो इन्होंने जर्मनी से प्रेस लगाने की जो मशीन है वह कहाँ से? जर्मनी से इन्होंने मंगवाए थे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, कहाँ से? तो जर्मनी से। और इसको सहयोग करने के लिए, चलाने के लिए, सहायता करने के लिए वहाँ से 2 कलाकार भी आए थे, कह सकते हैं, जिनका नाम था जर्मन जिरचर्ड और स्लेचर। ठीक है, याद रखिए जिरचर्ड एक का नाम था और एक स्लेचर। ठीक है, याद रखिए स्लेचर। तो ये आपके 2 ऐसे कलाकार थे जो राजा रवि वर्मा को प्रिंटिंग प्रेस या लिथोग्राफी में सहायता करने के लिए आए थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या बात करते हैं 36। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? देखिए हमने कहा ना आपको सारे प्रश्न करा रहा हूँ, पूरा बंगाल से लिए राजा रवि वर्मा, सब आपको क्रम से इतने प्रश्न करा रहा हूँ जितने प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट से दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 37 का। तो याद रखिए भारतीय चित्रकला के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न संख्या 38। प्रसिद्ध चित्र पथ का अंत देखिए कब बनाया गया था? तो 1913 में। याद रखिए पथ का अंत जो चित्र है किसने बना? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बना पथ का अंत। और कब? 1913 में। याद रखिए। प्रश्न संख्या 36। कौन सा कलाकार अपने काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम कार्टून शिल्प कृतियों के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 39 का। तो याद रखिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ठीक है, याद रखिए अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 40। अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित है? प्रश्न संख्या 40 का। तो काष्ठ माध्यम में इन्होंने उल्लू बनाया था, जो आपके किस माध्यम में? काष्ठ माध्यम में। प्रश्न संख्या 41। अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां कहाँ संग्रहित हैं? प्रश्न संख्या 41। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए यह जो प्रश्न है महत्वपूर्ण। अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां देखिए हमने ऑफलाइन, ऑनलाइन और टेलीग्राम पे सभी में बताया हूं कि दोस्तों जो इन्होंने चित्रकार के साथ साथ 3-4 मूर्तियां भी बनाए हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 41 का। ठीक है, कहाँ संग्रहित इनकी काष्ठ मूर्तियां? याद रखिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, जिसको आप नगमा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 42। मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र के चित्रकार हैं? प्रश्न संख्या 42 का। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाए हैं। प्रश्न संख्या 43। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में राजा रवि वर्मा का अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। याद रखिए महत्वपूर्ण हुआ है इनके जन्म। बंगाल शैली के जितने भी कलाकार हैं दोस्तों वो महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट से, तो उनके जन्म हो या कुछ। ठीक है, लेकिन कभी अगर इनका पूरा जन्म पूछें तो याद रखिए इनका जन्म पूरा अगर हम बात करते हैं तो 7 अगस्त को और 1871 हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरा इनका बात करते हैं कि कब हुई थी डेट को, तो 7 अगस्त 1871 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिए। कहाँ? जोड़ासांको पश्चिम बंगाल में। किस दिन हुआ था? तो जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी वो भी याद रखिए। 5 दिसंबर 1951 को इनका निधन हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 44। हच बैक ऑफ द फिश बोन
जो 1930 में जलरंग संग्रह विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को कोलकाता। देखिए एक प्रश्न आपके तैयार हो गया। अगर प्रश्न पूछता है कि हच बैक ऑफ द फिश बोन कहाँ संग्रहित, तो याद रखिए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में। किसकी श्रृंखला है, याद रखिए अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्र श्रृंखला है, प्रश्न संख्या 44 का। ठीक है, तो वह संबंध किससे है, प्रश्न संख्या 44 का। तो याद रखिए आपका हो जाएगा आंसर अरबियन नाइट श्रृंखला से। प्रश्न संख्या 45, सर्वविख्यात चित्र भारत माता के चित्रकार कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। प्रश्न संख्या 46, आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था, प्रश्न संख्या 46 का। तो याद रखिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। प्रश्न संख्या 47, नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था, नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिए 3 दिसंबर 1882 को जन्म हुआ था नंदलाल बोस का। ठीक है, कहाँ, बिहार में। प्रश्न संख्या 48, किस चित्रकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का इलिस्ट्रेशन बनाया था या चित्र बनाया था। तो याद रखिए किसने बनाया था सहज पथ का, तो नंदलाल बोस ने बनाया था। प्रश्न संख्या 49, प्रसिद्ध चित्र सती किसका है, तो याद रखिए नंदलाल बोस ने बनाया था। प्रश्न संख्या 50, बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाला कलाकार जो 1923 में कला भवन शांति निकेतन का पहला अस्थायी प्राचार्य बनाया गया था, प्रश्न संख्या 50 का। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके नंदलाल बोस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी नंदलाल बोस। ठीक, प्रश्न संख्या 51, दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए सिर्फ आपके वीडियो देखने के चलते हमने मैराथन लगाया, सोचिए 200 प्लस प्रश्न। ठीक है, इसलिए क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशनल होता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 51 की बात करते हैं। अभिसारिका व प्रतीक्षा पेंटिंग कब बनाई थी, तो 1936 में, याद रखिए यह। ठीक, प्रश्न संख्या 51 का किस माध्यम में, तो याद रखिए टेम्परा माध्यम में। ठीक है, अब देखिए अभिसारिका और प्रतीक्षा इन्होंने किस माध्यम में बनाया है, प्रश्न संख्या 51 का नंदलाल। तो देखिए आपके 2-3 प्रश्न हैं, कब बनाया था, 1936 में, किस माध्यम में, टेम्परा में। तो ठीक, इस तरह के प्रश्न को आप याद रखिए। प्रश्न संख्या 52, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार कौन है, प्रश्न संख्या 52 का। तो आंसर देखते हैं, सक्रिय कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो नंदलाल बोस हैं। प्रश्न संख्या 53, बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं, बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस हैं। प्रश्न संख्या 54, नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा, देखिए दांडी यात्रा कब बनाए थे, तो याद रखिए 1930 में। ठीक है, किस माध्यम में बनाए थे, तो लिनो कट में। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, नंदलाल बोस का चित्र गिरिहरा वन में भूली हुई गाय। ठीक है, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखें। नंदलाल बोस का चित्र है गिरिहारा, ठीक है, जिसे कहते हैं वन में भूली हुई गाय। चित्र कहाँ संग्रहित है, किसका चित्र है, तो याद रखिए नंदलाल बोस का है। कहाँ संग्रहित है, तो याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह संग्रहित है श्री प्रफुल्लनाथ ठाकुर जी के निजी संग्रहालय में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 56,
गांधी जी की दांडी यात्रा व नाटेर पूजा शोकार्त उमा की किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? प्रश्न संख्या 56 का। याद रखिए यह सभी कलाकृतियां किसकी हैं? तो नंदलाल बोस के हैं। प्रश्न संख्या 57, नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र सती दाह और सुजाता किसके संग्रह में है या कहाँ संग्रहित है? याद रखिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 57 का जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप लोग सभी लोग याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए इनकी सती दाह और सुजाता जो पेंटिंग है कहाँ संग्रहित है? तो याद रखिए श्री कस्तूरी भाई लाल के निजी संग्रहालय में। 57 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58, कुरुक्षेत्र नामक चित्र किसकी कृति है? प्रश्न संख्या 58 का तो हो जाएगा आपका नंदलाल बोस। प्रश्न संख्या 59, कान साफ करने वाला हरिपुरा पैनल 1937 में कागज पर टेम्परा के चित्रकार कौन है? याद रखें नंदलाल बोस हैं। कान साफ करने वाला जो पेंटिंग बनाया है किसने? तो नंदलाल बोस ने। प्रश्न संख्या 60, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? प्रश्न संख्या 60 का प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो याद रखिए लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो असित कुमार हलदार थे, जो आपके 1900 कब से थे? 25 थे। ठीक है, याद रखिए 1900 आपके 25 में बने थे नंदलाल, असित कुमार हलदार, और 25 से लेके आपके 45 तक थे। ठीक है, लगभग 25 से लेके 45 तक। ठीक, प्रश्न संख्या 61, एट आइडियल्स म्यूजेज पेंटिंग किस कलाकार ने बनाया था? एट आइडियल्स म्यूजेज वास पेंटिंग किसकी है? प्रश्न संख्या 61 का महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए प्रश्न संख्या 61 का यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, किस कलाकार की पेंटिंग है? तो देखते हैं ऑप्शन। यह पेंटिंग है असित कुमार हलदार की दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, किसकी पेंटिंग है? असित कुमार हलदार की। ठीक, एक सेकंड पानी पी लेते दोस्तों। चलिए प्रश्न आप लोग देखिए। छितेंद्रनाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है? प्रश्न संख्या 62। तो प्रश्न संख्या 62 तो इनका क्या शीर्षक है? चैतन्य और मोर। प्रश्न संख्या 63, उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जहां कलाकार छितेंद्रनाथ मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में कार्य किया है? तो आपका हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। ठीक, ऑप्शन आपका सी। कब? याद रखिए 1942 से। ठीक, सितंबर 1942 तक से ये थे और लगभग थे 1964 तक। ठीक है, ये भी याद रखिए 1964। प्रश्न संख्या 64, फूल चुनती हुई महिला टेम्परा व वास में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय या आप कह सकते हैं नगमा में संग्रहित है। ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है और इन्होंने टेम्परा और वास माध्यम में बनाए हैं फूल चुनती हुई। देखिए दोस्तों यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं अभी से बता रहा हूँ जितने प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं मैं बता देता हूँ कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने के चांस है। ठीक है, तो देखिए फूल चुनती हुई महिला जो चित्र है, पहला चित्र किस माध्यम में? तो याद रखिए टेम्परा और वाश माध्यम में। कहाँ संग्रहित है? तो आपके नगमा में संग्रहित है। किसने बनाया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा छितेंद्रनाथ मजूमदार। प्रश्न संख्या 65, छितेंद्रनाथ मजूमदार की प्रसिद्ध कृति
रासलीला, ठीक है। देखिए रासलीला पेंटिंग है, कब बनाई थी तो याद रखिए ये भी 1926 में। किस माध्यम में? जल में, ठीक है। कहाँ सुरक्षित है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए। जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण है तो आप उसको जरूर याद रखिए कि यह प्रश्न एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो रासलीला जो इनकी पेंटिंग है वह कहाँ सुरक्षित है? तो याद रखिए यह आपके नगमा में सुरक्षित है, तो जिसे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 66, मेघदूत का चित्रांकन किसने किया था? प्रश्न संख्या 66 का तो शैलेंद्र नाथ डे ने। प्रश्न संख्या 67, गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु चित्र किसका है? गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु पेंटिंग किसकी है दोस्तों? तो याद रखिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसकी पेंटिंग है? प्रश्न संख्या 67 का तो याद रखिए शैलेंद्र नाथ डे। प्रश्न संख्या 68, भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं शैलेंद्र नाथ डे। प्रश्न संख्या 68, किसे कर्नाटक का कलाकार कहा जाता है? किसे कर्नाटक का कलाकार कहा जाता है? तो याद रखिए कि वेंकटप्पा का कर्नाटक का कलाकार कहा जाता है या बंगाल शैली का मंसूर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखिए बंगाल शैली का मंसूर भी कहा जाता है, बंगाल शैली का मंसूर। प्रश्न संख्या 70, ऊटी और कोडाई कनाल के सैरा चित्र किसने बनाया? प्रश्न संख्या 70 का याद रखिए अब वेंकटप्पा की कलाकृति है, ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 71, मैसूर महल के 108 फीट मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास महल को किसने मूर्त शिल्प व उत्कीर्ण चित्र बनाए? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए यह प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को एक जानकारी देना है दोस्तों, इस समय जो फीस चल रही है ऑनलाइन टेस्ट का वो फीस 299 हो गई दोस्तों। जिसे भी लेना है पेड ग्रुप तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, 299 हो गई है, ठीक है फीस। और साथ में आपको बता दूं कि प्रश्नोत्तरी दोस्तों अब आपके दिन में 3 से 4 बार प्रश्नोत्तरी होगी, ठीक है। 3 बार हो रही तो आपको अब आपके प्रश्नोत्तरी एक दिन में कम से कम 4 बार प्रश्नोत्तरी कराएंगे। तो आप कह सकते हैं एक दिन में अगर हम 4 बार प्रश्नोत्तर करा रहे हैं, क्यूज करा रहे हैं, तो आप समझिए एक दिन में 4 बार तो आपके लगभग 400 से 500 प्रश्न भी होंगे दोस्तों, ठीक है। और जिसमें कि आपको याद रखिए ये भी है कि जिसमें कि 2 टाइम आपके क्या होगा, मैंने कल में 2 टाइम आपके टॉपिक वाइज प्रश्न होंगे। क्या होगा? 2 टाइम टॉपिक वाइज और 2 ही टाइम आपके मॉडल पेपर होगा दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब कि मॉडल पेपर होगा। तो आप सभी लोग से अंतिम मौका है दोस्तों, इसलिए आप सभी लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि इस समय आपके अच्छे प्रैक्टिस हो सके। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके क्वेश्चन याद होंगे, ठीक है। मैं बार बार बताता हूँ, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको क्वेश्चन याद होंगे, उतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी, उतने आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग पेड ग्रुप तुरंत ज्वाइन करें और डेली आप 400 से 500 आप टेस्ट लगाइए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और तैयारी दोनों अच्छे हो सके। एक सेट आप पक्की करिए दोस्तों, ठीक है। तो अब लेट ना करिए और कम फीस है दोस्तों, मत ये देखिए कि 1 महीना बचा है, क्योंकि अगर आप यही देखेंगे सर 1 महीने बचा है, 1 महीने हम पैसा क्यों दें, तो 1 महीने आपका पूरा ज़िंदगी बना सकता और बिगाड़ सकता, ठीक। 1 महीने आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ें तो आपका ज़िंदगी बिगाड़ भी सकता, और अच्छे से पढ़ लें तो आपकी ज़िंदगी पूरी लाइफ आपकी बन जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 71 की बात करते हैं। मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास महल के लिए किसने मूर्ति शिल्प व उत्कीर्ण चित्र बनाए थे? प्रश्न संख्या 71 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा से के वेंकटप्पा। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। प्रश्न संख्या 72 सूर्यास्त पहला चित्र तो याद रखिए प्रश्न में है
इनकी जो पेंटिंग है, ठीक है, किसकी, ये सूर्यास्त है, मैं अभी बता रहा हूँ, तो ठीक है, याद रखिए सूर्यास्त जो पेंटिंग है के कटप्पा को, या इनकी अंतिम पेंटिंग है, एक प्रश्न। दूसरा है कब बनाए थे, तो याद रखिए 1957 में बनाए थे, ठीक है, कब बनाए थे, तो 1957 में जल रंग माध्यम। और अंतिम इनकी कलाकृति मानी जाती है सूर्यास्त, ठीक है। तो किसका है, बी कटप्पा का। दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट से। प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 73 के। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? प्रश्न संख्या 73, देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 74, डीपी राय चौधरी की कृति है व्हेन विंटर कम्स, जो प्लास्टर माध्यम में इन्होंने बनाया है, ठीक है, याद रखिए, इसे कहते हैं जब जाड़ा आता है, ठीक है, जब जाड़ा आता है। किस माध्यम में इनकी मूर्ति है, जब जाड़ा आता है, पेरिस ऑफ प्लास्टर में बनाया है। और कहाँ संग्रहित है, प्रश्न यह पूछ रहा है 74 नंबर, कहाँ संग्रहित है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिए यह जो प्रश्न है इम्पॉर्टेंट है, कहाँ संग्रहित है, तो याद रखिए आपके कहाँ हो जाएगा, नगमा में, ठीक है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 75, डीपी राय चौधरी की मूर्ति आफ्टर बाथ किस माध्यम में है? प्रश्न संख्या 75 का, तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रांज या कांसा में। प्रश्न संख्या 76, देवी प्रसाद राय के विश्व प्रसिद्ध टफ ऑफ लेबर, जिसे ब्रांज माध्यम में और सीमेंट माध्यम में किसके संग्रह में है, ठीक है। देवी प्रसाद की जो मूर्ति शिल्प है ट्रम्प ऑफ लेबर कहाँ सुरक्षित है? प्रश्न संख्या 76 का, ठीक है, कहाँ सुरक्षित है? तो याद रखें राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इनकी मूर्ति शिल्प सुरक्षित है, जिनका माध्यम क्या है, ब्रांज है और सीमेंट है, दोनों है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को पता होगा सिर्फ ब्रांज याद होगा, तो मैं बता दूं इनकी जो मूर्ति है वह आपके सीमेंट और ब्रांज दोनों में है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। चलिए प्रश्न संख्या 77, देवी प्रसाद राय के ऊपर मोनोग्राफ ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कब प्रकाशित किया गया था? इनके ऊपर कब मोनोग्राफ प्रकाशित किया गया था? प्रश्न संख्या 77 में। तो याद रखिए प्रश्न संख्या 77 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1973 में, ठीक है, इनके ऊपर ललित कला अकादमी द्वारा मोनोग्राफ प्रकाशित किया था, जिसे कब किया था, तो 1973 में। तो प्रश्न संख्या 77 का हो जाएगा 1973। चलिए प्रश्न संख्या 74, देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था में अध्यापक थे? प्रश्न संख्या 78 का, तो याद रखिए देवी प्रसाद राय चौधरी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चेन्नई या मद्रास में प्रधानाचार्य के रूप में या अध्यापक के रूप में कार्य किए हैं। प्रश्न संख्या 79, द ट्रफ ऑफ लेबर जो 1959 में मरीना के तट पर देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया, यह एक सार्वजनिक मूर्तिकला संरचना है जो दर्शाती है, क्या दर्शाती है दोस्तों? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, यह प्रश्न एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जिसे आप कह सकते हैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यह प्रश्न, ठीक है। चलिए तो क्या पूछ रहा है कि ट्रम्प ऑफ लेबर जो इनकी मूर्ति वह सार्वजनिक मूर्तिकला संरचना को क्या दर्शाती है? प्रश्न संख्या 79 का, तो याद रखिए क्या दर्शाती है, इसमें काफ़ी 7 व्यक्तियों का जो दिखाया गया, इसमें राज मिस्त्रियों का एक समूह है जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, या कह सकते हैं राजमिस्त्री या मजदूर कह सकते हैं, मजदूर का एक समूह है जिसमें कि सभी लोग मिलकर एक पत्थर को उठाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80, बृहस्पति सेन किस महाविद्यालय में कला शिक्षक नियुक्त हुए? प्रश्न संख्या 80 का, याद रखिए बृहस्पति सेन आपके लखनऊ से हो जाएंगे।
प्रश्न संख्या 81, वीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र शीर्षक क्या है? तो अंतिम लघु चित्र क्या है वीरेश्वर सेन का? प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82, वीरेश्वर सेन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? प्रश्न संख्या 82, वीरेश्वर सेन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? प्रश्न संख्या 82 का तो याद रखिए, यह दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 83, भारत भवन या इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्रण किसने किया था? तो किसने किया था? तो याद रखिए प्रश्न संख्या हो जाएगा 83 का, तो ललित मोहन सेन, ऑप्शन हो जाएगा बी ललित मोहन सेन ने लंदन में भित्ति चित्रण किए थे, इंडिया हाउस लंदन में। प्रश्न संख्या 84, कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ के दूसरे प्राचार्य कौन थे? कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ के दूसरे प्राचार्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ललित मोहन सेन को। प्रथम कौन थे? असित कुमार, दूसरे ललित मोहन सेन। प्रश्न संख्या 85, बीसी सन्याल का जन्म कब हुआ था? बीसी सन्याल का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए बीसी सन्याल का जन्म कब हुआ था? तो 1901 में हुआ था। कहाँ हुआ था बीसी सन्याल का जन्म? तो असम में हुआ था 1901 में। बीसी सन्याल का जन्म, अच्छा वही प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 86, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे? दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए बीसी सन्याल हो जाएंगे, ठीक है। दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बीसी सन्याल थे दिल्ली शिल्पी चक्र के, ठीक है, याद रखिए। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में, सॉरी 1925 कह रहे हैं, ठीक है, 1949 में, ठीक है। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? 1925 में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दिल्ली शिल्पी चक्र के स्थापना कब? 1949 में हुई थी, ठीक है। ये 45 ने 49 है दोस्तों, ठीक है, 1949 में। और जो मैं 25 बता दिया तो 25 मार्च को 1949 में हुई थी, ठीक है। एक बार फिर से लिखते थे, 25 मार्च 1949 है दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 87, प्रसिद्ध चित्र हनुमान सांप्रदायिक एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ किसने चित्रित किया? प्रश्न संख्या 87 का, ठीक है, याद रखिए प्रश्न संख्या 87 का प्रश्न क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 का, याद रखिए। ये हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बीसी सन्याल, जिसे कहते हैं भवेश चंद्र सन्याल। हनुमान सांप्रदायिक एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ, देखिए कितनी महत्वपूर्ण पेंटिंग है यहाँ। प्रश्न संख्या 88, विनोद बिहारी मुखर्जी ने वर्ष 1986-47 के मध्य हिंदी भवन शांति निकेतन में अपना मिडवेल सेंट्स भित्ति चित्र किस तकनीकी में बनाए थे? विनोद बिहारी मुखर्जी, तो याद रखिए या इन्होंने फ्रेस्को माध्यम में बोनो में बनाए थे, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89, विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीकी किस आधुनिक पश्चात कला से प्रेरित थी? प्रश्न संख्या 89 का, चलिए तो कोलाज क्या हो जाएगा? आपके घनवाद से, ठीक है। कोलाज इसीलिए कहते हैं, अगर हम बात करते हैं कोलाज का आविष्कार किसने किया था, तो ब्राक को कहा जाता है। ब्राक जो आपके घनवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 90, लाफ्टर किसका चित्र है? देखिए लाफ्टर किसका चित्र है? प्रश्न संख्या 90 का महत्वपूर्ण है। लाफ्टर किसका चित्र है? तो याद रखिए लाफ्टर यह आपके विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्र है।
प्रश्न संख्या 91, प्रसिद्ध चित्र वृक्ष प्रेमी या ट्री लवर किसकी पेंटिंग है? प्रश्न संख्या 51 का, तो विनोद बिहारी मुखर्जी की पेंटिंग है। प्रश्न संख्या 92, राम किंकर बैज के पहले गुरु कौन थे? राम किंकर बैज के पहले गुरु कौन थे? तो राम किंकर बैज के अगर बात करते हैं पहले गुरु कौन थे, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, याद रखिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। देखिए मैं बता रहा हूँ प्रश्न के जो इम्पॉर्टेंट होते हैं मैं बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आप सभी लोग वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है, जिससे कि हमें एक देखते हैं कि अगर आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब, तो एक अंदर से वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है, आदमी एक थोड़ा सा मोटिवेट होता है कि चलो वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को आप सभी लोग लाइक कीजिए, और आपके कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को आप ये भी याद रखिए कि पूरे यूट्यूब चैनल की बात बता रहा हूँ कि एकदम सोचिए आधा घंटा में हम 125 प्रश्न कराते हैं, जो आपके बहुत कम समय में, जिससे कि आपका समय का बचत हो और आपको जानकारी भी अच्छी हो जाए, ठीक है, तैयारी भी अच्छी हो जाए। चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 92 का, राम किंकर बैज के पहले गुरु कौन थे? तो महत्वपूर्ण है, देखिए यह प्रश्न आप लोग जल्दबाजी में नंदलाल बोस लगा देंगे, ठीक है, क्या है, नंदलाल बोस लगा देंगे आप लोग जल्दबाजी में दोस्तों, ठीक है, लेकिन याद रखिए इसके प्रश्न क्या होगा, नंदलाल बोस नहीं होगा, यह गलत है, पूछा है पहले गुरु, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए इसके पहले गुरु हो जाएगा अनंत मिस्त्री होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका अनंत मिस्त्री हो जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जल्दबाजी में नंदलाल बोस लगा देंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना कीजिए, इसीलिए कहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और पूरा वीडियो को देखा कीजिए, और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन भी टाइम से या मिल जाए तुरंत, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 93, कला भवन शांति निकेतन में राम किंकर बैच की छात्रा थी? प्रश्न संख्या 93, याद रखिए क्या थे, यह भी देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण है, राम किंकर बैच की छात्रा कौन थी, महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ईरा चौधरी, ऑप्शन हो जाएगा बी, ईरा चौधरी, 93 का खा हो जाएगा, ईरा चौधरी इनकी छात्रा थी। प्रश्न संख्या 94, राम किंकर बैच की मूर्ति कला प्रभावित है, किससे प्रभावित है? प्रश्न संख्या 94 का, तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, संथाल जनजाति से राम किंकर बैच की मूर्ति कला प्रभावित है। प्रश्न संख्या 95, प्रख्यात चलचित्र निर्देशक जो राम किंकर बैच को लेकर वृत्त चित्र बना रहे थे परंतु वह पूरा नहीं हुआ, कौन बना रहा था और पूरा भी नहीं हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है, यह प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है, यह प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है, इसीलिए कहता है जीवन कला अकादमी के चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं इनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे, तो याद रखिए वह भी पूरा नहीं हुई। प्रश्न संख्या 95 कौन बना रहा था? तो ऋत्विक घटक बना रहे थे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 का, कला भवन में राम किंकर बैज ने सुजाता की मूर्ति के लिए किसे मॉडल बना? देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कला भवन में राम किंकर बैज ने सुजाता की मूर्ति के लिए किसे मॉडल के रूप में बनाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए किसने इसे मॉडल के रूप में बनाया था, किसे मॉडल के रूप में बनाया था? प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 96 का, तो याद रखिए यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जया अप्पा स्वामी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न को आप याद रखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राम किंकर बैज ने किसे मॉडल के रूप में बनाया था, तो याद रखिए सुजाता मूर्ति में तो जया अप्पा स्वामी को। प्रश्न संख्या 97,
भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के जनक हैं। भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के जनक कौन जाने जाते हैं? तो रामकिंकर बैज को भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 98। शिल्पी रामकिंकर आलापचारी ग्रंथ के लेखक कौन है? शिल्पी रामकिंकर आलापचारी ग्रंथ के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शिल्पी रामकिंकर बैज आलापचारी ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 98 का। तो याद रखिए इसके आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सोमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 का। प्रश्न संख्या 99। किस मूर्तिकार ने अपनी सभी मूर्तियां सीमेंट और कंक्रीट माध्यम में बनाई है? तो रामकिंकर बैज ने बनाई है। प्रश्न संख्या 100। रविंद्र टैगोर की मुखाकृति जो सीमेंट माध्यम में 1943 में किसने बनाई है? प्रश्न संख्या 100। तो याद रखिए रामकिंकर बैज ने बनाया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की मुखाकृति किसने बनाया था? रामकिंकर बैज ने। कब? 1943 में। प्रश्न संख्या 101। मूल बांग्ला भाषा में लिखित रामकिंकर की जीवनी का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 101। तो किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। देखी नाई फिरे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, देखी नाई फिरे। प्रश्न संख्या 102। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली के परिसर में प्रस्तर मूर्ति यक्षिणी का निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 102 का तो हो जाएगा रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज ने यक्षिणी मूर्ति बनाए थे। प्रश्न यही पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 103। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 103 का। तो रामकिंकर बैज ने बनाया था हार्वेस्टर मूर्ति श्रृंखला। यह इंपॉर्टेंट है इनका मूर्ति श्रृंखला या मूर्ति। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 104। ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद व चर्चा के लिए एक वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था? तो 104 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों किसके ऊपर? तो रामकिंकर बैज के ऊपर। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए थे। प्रश्न संख्या 105। भारत का पहला अमूर्त शिल्प किसे माना जाता है? भारत का पहला अमूर्त शिल्प किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिए। यह जो प्रश्न है दोस्तों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न। ठीक है, कि पूछा है कि भारत का पहला अमूर्त शिल्प माना जाता है, किसे माना जाता है? तो याद रखिए लैंड स्टैंड को माना जाता है। इन्होंने कब बनाया था? तो याद रखिए 1939 में बनाया था। ठीक है, कब? 1939 में। किसने? रामकिंकर बैज ने। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, जिससे कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और काफ़ी ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। प्रश्न संख्या 106। मिल पहुँचने की पुकार चित्र किस कलाकार ने बनाया? प्रश्न संख्या 106 का। याद रखिए रामकिंकर बैज ने। मिल पहुंचने की पुकार कब बनाया था? तो याद रखिए 1959 में कैनवास पर तेल माध्यम में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखिए मिल
पहुंचने की या पुकारने की जो आप बात करते हैं राम किंकर बैस, इसमें 2 प्रश्न ऐसे पूछेगा कि मिल पहुंचने की पुकार राम किंकर बैस ने कब बनाया था। तो याद रखिए 1959 में बनाया था। ठीक है, यह सन महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको बताओ डीपी राज चौधरी ने ट्रम्प ऑफ लेबर की जो मूर्ति बनाई थी कब 1959 में ही बनाया है। ठीक है, तो याद रखें यह सन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट से। प्रश्न संख्या 107, 1956 में सुधीर रंजन खास्तगीर किस कला महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। प्रश्न संख्या 107 का तो याद रखिए आपका हो जाएगा क्या, लखनऊ कला महाविद्यालय। प्रश्न संख्या 108, भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो सुधीर रंजन खास्तगीर को मिला था सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार। प्रश्न संख्या 109, बाउल डांस शीर्षक चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन है। तो हो जाएगा सुधीर रंजन खास्तगीर ने बनाया था बाउल डांस शीर्षक चित्र श्रृंखला। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जो चित्र श्रृंखला है बाउल डांस से संबंधित इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं सुधीर रंजन खास्तगीर। तो ये इसलिए यह प्रश्न एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 110, किसके व्यंग्य चित्र समसामयिक भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम प्रयास किए थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 110 का याद रखिए पूछा है व्यंग्य, तो आप यहीं से जहाँ समझ सकते हैं व्यंग्य चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है, गगनेंद्र नाथ टैगोर को। प्रश्न संख्या 111, गगनेंद्र नाथ ने विलियम रोस्थेटिन का रूप चित्र किस माध्यम में बनाया। प्रश्न संख्या 111, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिए। विलियम रोस्थेटिन का जो इन्होंने पोर्ट्रेट चित्र बनाया था किस माध्यम में, सिल्क पर जल रंग में। ठीक है, सिल्क पर जल रंग में। प्रश्न संख्या 112, गगनेंद्र नाथ द्वारा निर्मित बालरूम डांस शीर्षक चित्र किसके संग्रह में है। प्रश्न संख्या 112 का याद रखिए यह आपके कहाँ संग्रहित है, नगमा में। बालरूम डांस चित्र कहाँ संग्रहित है, नगमा में। प्रश्न संख्या 113, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स चित्र किसने बनाया। प्रश्न संख्या 113 का याद रखिए गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था किस माध्यम में, जल रंग और कागज पर जल रंग। प्रश्न संख्या 114, सात भाई चंपा नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है। सात भाई चंपा नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है। प्रश्न संख्या 114 का तो याद रखिए यह महत्वपूर्ण पेंटिंग है, सात भाई चंपा गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया है। प्रश्न संख्या 114, सात भाई प्रश्न संख्या 15, जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों पर आधारित उद्देर विद्रोह नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाया। प्रश्न संख्या 115 का याद रखिए गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। प्रश्न संख्या 116, पहले ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं या लोक कला को अपनाया था। प्रश्न संख्या 116 का ऑप्शन हो जाएगा यामिनी राय। प्रश्न संख्या 117, किस कलाकार ने भारतीय पशुओं के सर्वाधिक रेखा चित्र बनाए थे। किस कलाकार ने
पशुओं के सर्वाधिक रेखा चित्र बनाए थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, 117 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस कलाकार ने पशुओं के सर्वाधिक रेखा चित्र बनाए थे? तो याद रखिए इसका ऑप्शन देखते हैं 117 नंबर का। तो 117 नंबर का यामिनी राय दोस्तों, ठीक है। इन्होंने सर्वाधिक पशुओं का चित्र बनाया था, यह सभी को पता है, ठीक है। लेकिन याद रखने वाली चित्र है, कैसे चित्र बनाए थे? तो रेखा मतलब रेखा चित्रों से बनाए थे सर्वाधिक पशुओं का, ठीक है। याद रखिए यामिनी राय। ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पहला फेलोस किसे चुना गया था? प्रश्न संख्या 118 का याद रखिए किसे पहला फेलो चुना गया था? 118 नंबर का तो यामिनी राय को, ठीक है। किसे? यामिनी राय को, ठीक है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पहला फेलो किसे चुना गया था? यामिनी राय को। लेकिन याद रखें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? तो हुसैन को मिला था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 119, ब्रूडिंग शीर्षक चित्र किसका है? ब्रूडिंग चित्र किसका है? प्रश्न संख्या 19 का ब्रूडिंग चित्र किसने बनाया था? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है आपके? तो रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 120, भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 120, भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे माना जाता है? 120 नंबर का, ठीक है। तो भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे माना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे माना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। प्रश्न संख्या 121, अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? प्रश्न संख्या 121 का। तो अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था वह आपके 30 जनवरी 1913 में, 30 जनवरी 1913 में अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। कहाँ? तो आपके हंगरी में। प्रश्न संख्या 122, किसने अपने सर्वाधिक आत्मचित्र बनाए हैं? ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण है प्रश्न। किस कलाकार ने सर्वाधिक अपने आत्मचित्र बनाया है? प्रश्न संख्या 122 का, ठीक है। याद रखिए अमृता शेरगिल ने सर्वाधिक अपने आत्मचित्र बनाया है, ठीक है। किसने? अमृता शेरगिल ने। अमृता शेरगिल देखिए याद रखिए पॉल गॉगिन, वान गॉग और आपके पिकासो से इत्यादि कलाकार से प्रभावित थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 123, पहाड़ी औरत चित्र किसने बनाया था? पहाड़ी औरत चित्र किसने बना? 1935 में। तो याद रखिए यह अमृता शेरगिल की पेंटिंग है पहाड़ी औरत। कब बना था? तो 1935 में। प्रश्न संख्या 124, निम्नलिखित में से एक अमृता शेरगिल का विख्यात चित्र है। कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? तो दुल्हन का प्रसाधन कच्छ महत्वपूर्ण पेंटिंग है, ठीक है। दुल्हन का प्रसाधन कच्छ अमृता शेरगिल की महत्वपूर्ण पेंटिंग है। प्रश्न संख्या 125, 3 लड़कियों का समूह 1934 में किस कलाकार ने बनाया था? प्रश्न संख्या 124 का। तो 3 लड़कियों का जो पेंटिंग बनाया था वो अमृता शेरगिल ने। 2 लड़कियां या 3 लड़कियों की पेंटिंग किसने बनाया था? अमृता शेरगिल ने। कब बनाया था? तो 1934 में। जनसाधारण को प्रचुरता से सर्वप्रथम किसने तैल रंगों में पेंट किया? तो याद रखें अमृता शेरगिल ने। प्रश्न संख्या 127,
अमृता शेरगिल की प्रशंसा सर्वप्रथम किसने किया था? अमृता शेरगिल की प्रशंसा सर्वप्रथम किसने किया था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा काल खंडवाला ने किया था। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, काल खंडवाला। अमृता शेरगिल प्रथम बार कब आई थी? तो याद रखिए 1921 में। अंतिम बार भारत कब आई थी? तो याद रखिए 1939 में दोस्तों, ठीक है। कब? 1939 में। दोनों चीज़ें याद रखिए, प्रथम बार 1921 में आई थी, अंतिम बार कब भारत में? तो 1939 में दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें डेट याद रखिए आप। प्रश्न संख्या 28 128 इसमें बताना अमृता शेरगिल की जो पेंटिंग है उसके क्रम बताना है, ठीक है। अमृता शेरगिल की जो पेंटिंग है तो उसका क्रम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा पहले न्यूड इन्होंने बनाया था, न्यूड हो जाएगा, मदर इंडिया हो जाएगा, एशियाटिक स्टोरी टेलर हो जाएगा, टू गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 128 का सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129 निम्नलिखित में से किस चित्र में के टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है? याद रखें, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग है जो टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है? प्रश्न संख्या 129 का। तो याद रखिए, यह विनोद बिहारी गोपाल घोष ने विलेज ए नियर टेम्परा माध्यम में बनाया है। विनोद बिहारी मुखर्जी विलेज ऑफ टेम्परा माध्यम में। यामिनी राय पुजारी टेम्परा माध्यम में, इनका माध्यम ही टेम्परा था मुख्य रूप से। अमृता शेरगिल की पेंटिंग यह तैल माध्यम में, टेम्परा में नहीं है, बल्कि यह किस माध्यम में? तेरा याद रखिए तैल माध्यम में, ठीक है। पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 130 मेघदूत जो वास माध्यम में चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? मेघदूत किससे संबंधित है? तो याद रखिए हरिहर लाल मेढ़ ने बनाया था मेघदूत। प्रश्न संख्या 131 लखनऊ वास चित्रकला के अद्वितीय कलाकार कौन थे? प्रश्न संख्या 131 का। तो प्रश्न संख्या 131 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिए हो जाएगा हरिहर लाल मेढ़। एन.एस. बिंद्रे का जन्म कब हुआ था? तो एन.एस. बिंद्रे का जन्म कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था, ठीक है। 1910 में बिंद्रे का जन्म हुआ था। कहाँ? इंदौर एमपी में, ठीक है। प्रश्न संख्या 133 बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन थे? प्रश्न संख्या 133 का। बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन थे? तो एन.एस. बिंद्रे थे। प्रश्न संख्या 134 राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित कांटा या थार्न जो 1955 में बना था तैल माध्यम में किस कलाकार की पेंटिंग है? प्रश्न संख्या 134 का। तो एन.एस. बिंद्रे ने बनाया था थार्न या कांटा। कब बनाए थे? तो याद रखिए 1955 में। प्रश्न संख्या 135 पीला सूरजमुखी कैनवास पर तैल रंग के चित्रकार कौन हैं? 135 नंबर का। तो याद रखिए हो जाएंगे नारायण श्रीधर बिंद्रे। फेस्टिवल मूड किसकी पेंटिंग है? फेस्टिवल मूड किसकी पेंटिंग है? प्रश्न संख्या 136 का। याद रखिए एन.एस. बिंद्रे ने बनाया था, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, लेकिन ये जो पेंटिंग है एन.एस. बिंद्रे के। प्रश्न संख्या 137 भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बिंद्रे की नारी आकृतियां किस शैली की याद दिलाती हैं? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए यह जो प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट से दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए यह प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण प्रश्न है। 137 नंबर। तो 137 का क्या हो जाएगा? बसौली शैली। प्रश्न संख्या 138 प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प शिव सती, देखिए प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है शिव सती,
किस माध्यम में बना है? तो काष्ठ माध्यम में बनाया गया है। किसने बनाया था? 138 श्रीधर महापात्र ने बनाया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139, के हेब्बार का जन्म हुआ था। तो के हेब्बार का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए 1912 में, कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 140, बेगर्स टेम्परा में शीर्षक चित्र किसका है? प्रश्न संख्या 140 का। तो आपका हो जाए भिखारी या बेगर्स, या हो जाएगा के हेब्बार। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, के हेब्बार ने बनाया था टेम्परा माध्यम में। प्रश्न संख्या 141, सुखबीर सिंघल किस विधा के लिए जाने जाते हैं? सुखबीर सिंघल किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो वास। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142, निम्नलिखित में से वास शैली के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। वास शैली के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं कौन? श्याम बिहारी अग्रवाल। प्रश्न संख्या 143, कला समीक्षक राकेश गोस्वामी द्वारा बनाई जाने वाली लघु फिल्म खाली कैनवास किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? प्रश्न संख्या 143 का। तो याद रखिए श्याम बिहारी अग्रवाल। प्रश्न संख्या 144, विख्यात चित्र शकुंतला की विदाई, जो चित्र आपके कहाँ संग्रहित है? इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए आपको बता दो, यह जो पेंटिंग है श्याम बिहारी अग्रवाल की, ठीक है। किसकी पेंटिंग है? श्याम बिहारी अग्रवाल की, और शकुंतला की विदाई, ठीक है। और कहाँ सुरक्षित है? ठीक है, याद रखिए। तो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। शकुंतला की विदाई मुकुल चंद्र डे ने भी बनाया था एचिंग माध्यम में, ठीक है। तो इनका भी है शकुंतला की विदाई, जो वास माध्यम में बनाए हैं, ठीक है। तो कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद या प्रयागराज संग्रहालय में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? श्याम बिहारी अग्रवाल। प्रश्न संख्या 145, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने किसे आचार कुशल निर्देशन में कला शिक्षा पाई? किसके निर्देशन में कला शिक्षा पाई? तो छितेंद्र नाथ मजूमदार के निर्देशन में 145 का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146, बंगाल चित्रशैली परंपरा के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं। तो बंगाल चित्रशैली के परंपरा के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं कौन? 146 नंबर का। तो आपको हो जाएंगे श्याम बिहारी अग्रवाल। प्रश्न संख्या 147, लिनोकट प्रिंट मेकिंग चित्र प्रसाद का समय क्या है? कार्यकाल इनका क्या है? प्रश्न संख्या 147 का। याद रखिए 1915 से लेकर 1978 इनका कार्यकाल है। प्रश्न संख्या 48, चित्र प्रसाद किस रूप में प्रसिद्ध हैं? चित्र प्रसाद किस रूप में प्रसिद्ध? तो यह प्रिंट मेकर या छापाकार के रूप में जाने जाते हैं चित्र प्रसाद भट्टाचार्य को। प्रश्न संख्या 149, अपने कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाले कलाकार कौन है? अपने कलाकृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाले, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 149 नंबर। तो याद रखिए चित्र प्रसाद भट्टाचार्य हो जाएंगे। इन्होंने अपने कलाकृतियों में बच्चों से संबंधित पेंटिंग ज़्यादा बनाई है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 150, दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न है। इसके आगे भी प्रश्न है दोस्तों, अब मैं कल कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि
लाइट कट जा रही, ठीक है, तो लाइट कट जा रही बार बार, तो गर्मी में काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसे भी तो मैं फ़ैन कूलर सारी चीज़ें बंद करके बनाता हूँ, फिर भी गर्मी ज़्यादा हो रही दोस्तों, इस कारण से, ठीक है। तो अब भी इसके आगे का जो प्रश्न है वो हम कल कराएंगे दोस्तों, ठीक है। प्रश्न ऐसे तो मेरे पास 250 से प्रश्न थे, लगभग 250 से प्लस ही प्रश्न थे, लेकिन अब प्रश्न मैं कल कराऊंगा, क्योंकि जो लाइट कट जा रही और साथ में पंखा भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि वीडियो की रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पाती है, जिसके कारण इतनी ज़्यादा गर्मी है कि गर्मी में वीडियो लंबी बनाना बड़ा कोशिश कर रहे थे दोस्तों, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों और लाइट कट गई, ठीक है। इसलिए इसके आगे की वीडियो हम कल बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न है 150 का, चित्त प्रसाद का माध्यम क्या है। तो चित्त प्रसाद का जो अगर हम बात करते हैं माध्यम क्या है, तो याद रखिए लीनो कट के लिए चित्त प्रसाद को जाना जाता, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और कमेंट भी कीजिए आप लोग, ठीक है, जिससे पता लगता है कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, और साथ में ये भी पता चलता है कि वीडियो कौन कौन कितने लोग देख रहे हैं एक आपको, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपको वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर हम कल मिलते हैं दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और याद आ गया, फिर बता दे रहा हूँ एक बार, अभी जो ऑनलाइन टेस्ट फीस है दोस्तों, ठीक है, जो ऑनलाइन टेस्ट फीस हो रहे दोस्तों 299 में है दोस्तों, जिसमें आपके प्रतिदिन दोस्तों आपके क्या हो गए 400 से 500 प्रश्न कराएंगे दोस्तों प्रतिदिन, और दिन भर में आपके 3 से 4 टाइम प्रश्न कराएंगे, और कितने टोटल 400 से 500 प्रश्न, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी आपकी जानकारी बढ़ेगी, उतना आपको ज्ञान होगा, और उतने ही आप अच्छा पेपर करके आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस का आप कितना भी पढ़ लेंगे, कितना भी नोट्स रिवीजन कर लेंगे, कितना भी बुक पढ़ लेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आप सभी लोग लेट ना कीजिए, तुरंत 299 में फ़ीस है दोस्तों, और 3 से 4 टाइम आपके प्रश्न होंगे, जो आपके 500 लगभग प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक है। आपके कितने लगभग 500 प्रश्न कराए जाएंगे, और साथ में दोस्तों यह जो टेस्ट है यह आपके क्या है टॉपिक वाइज, याद रखें टॉपिक वाइज और मॉडल पेपर दोनों कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सही इसका तुरंत एक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, जिससे कि एक सीट आपकी कंफर्म हो जाए, ठीक दोस्तों। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।